इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं कैंसर के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा। डॉक्टर मल्होत्रा 3 दशक तक SMS मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहे और इस वक्त महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हेड हैं और साथ ही श्री राम कैंसर सेंटर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू डॉक्टर साहब। A1 टीवी के स्टूडियो में हमारे बीच डॉक्टर मल्होत्रा आज कैंसर पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो जब से इसका नाम प्रचलन में आया तब से लोगों में कैंसर का मतलब मृत्यु निकट है, ये सोच पैदा हो गई थी जो भय आज तक भी नहीं गया। हालांकि आपको सैकड़ों हजारों कैंसर सर्वाइवर मिल जाएंगे जिन्होंने कैंसर पर विजय पाई है। कैंसर अब लाइलाज नहीं है, वो भय, वो आशंका अब वैसी नहीं रह गई जैसी पहले थी। 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले क्योरेबल है, लेकिन फिर भी कैंसर होने का मतलब घर में मातम छा जाना और ये मान लेना कि मृत्यु अब नज़दीक है। डॉक्टर साहब, कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है? बहुत सारे सवाल लोगों के जेन में हैं। जी सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जो आपने शुरू में बात की और जो आज के चर्चा का मेरा प्रमुख विषय रहेगा कि जो कैंसर के डायग्नोसिस से भय होता है उसको दूर करना। अपने दर्शकों को ऐसी जानकारी दी जाए कि अगर आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में, दोस्तों में किसी को कैंसर है तो आज हम लोग ये मानते हैं कि ये किसी दूसरी क्रॉनिक बीमारी जैसी होती है और कुछ बीमारियों से तो ये बीमारी हम लोग बेहतर मानते हैं, क्योंकि 1/3 ऑफ द कैंसर, 10 में से 3 या 10 में से 4 कैंसर के रोगियों को हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैंने जब 30 साल पहले ऑन्कोलॉजी में पहला कदम रखा था, मैं टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में डॉक्टर आडवाणी के पास प्रशिक्षण के लिए गया था। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे भेजा था, बिकॉज उस टाइम पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कोई एक्सपर्ट था ही नहीं। तो आडवाणी साहब ने मुझे पहला शब्द, ये पहले वाक्य यही बोले थे कि जैसे 15 साल पहले हार्ट डिजीज़ जिसको होती थी वो अपनी बीमारी छुपाता था कि मेरे को हार्ट डिजीज़ हो गई, अब लोग ये मानेंगे कि मैं थोड़े साल में मर जाऊंगा। हेमंत, मैं तुमको ये कहता हूँ कि कैंसर जब तुम ट्रेन करके और वापस जयपुर जाओगे तो कैंसर का भी यही हाल हो जाएगा। लोग शान से बोलेंगे कि मेरे को कैंसर था और मैं ठीक हो गया। अब लोटा साहब के सवालों का एक एक करके अपन जवाब करते हैं। कैसे पता चलता सबसे पहले कैंसर? देखिए, अपने शरीर में कई सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं और बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो कैंसर एक प्रकार की बीमारी नहीं है, हर एक सेल से, हर एक ऑर्गन से कैंसर हो सकता है और ये माना जाता है कि 100 से अलग प्रकार के कैंसर ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं और हर एक कैंसर का जो लक्षण है वो फ़र्क होता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, दिमाग का कैंसर होता है, उसका लक्षण अलग होगा, फेफड़े के कैंसर का लक्षण अलग होगा, पेट के कैंसर का लक्षण अलग होंगे, किडनी के कैंसर के लक्षण अलग होंगे। बट फिर भी आमतौर पे ये माना जाता है कि कुछ सामान्य लक्षण हैं जो जनता को बहुत अच्छी तरह मालूम होने चाहिए और अगर वैसा कुछ लक्षण आप में या आपके परिवार वालों में या संबंधियों में या दोस्तों में दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। अब ये बड़े बड़े लक्षण क्या हैं? एक तो बुखार होना जो बहुत लंबे टाइम तक रहे, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहे और जिसका कारण नहीं मिल पाए। इसी तरह कोई लंबी खांसी हो 2 सप्ताह से ज़्यादा जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो, तो ये एक फेफड़े के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसी तरह शरीर में कोई भी अल्सर होना, कोई भी छाला होना, चाहे मुंह के अंदर हो, चाहे शरीर में हो, चाहे लिंग पे हो, या कोई भी गांठ होना कहीं पे भी, स्किन के अंदर, स्तन के अंदर कहीं पे भी गांठ लगे, तो फिर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
किसी भी ऑरिफिस से, नाक से, मुंह से, पेशाब के रास्ते से, टट्टी के रास्ते से अगर ब्लड आए तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। कहीं पे भी आपके गिल्टियाँ बने तो ये इन्फेक्शन का लक्षण भी हो सकता है, कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। कोई आपके शरीर में तिल है जो एकदम से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है तो ये एक मेलानोमा करके हमारे कैंसर होता है, उसका लक्षण हो सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने शरीर में कोई बदलाव दिखे किसी भी चीज़ में, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे कोई गांठ हो, चाहे कोई छाला हो, चाहे आपके यूरिन करने की प्रक्रिया में कोई चेंज हो, आपके स्टूल करने की प्रक्रिया में कोई चेंज हो, कहीं से ब्लड आए, तो एक साधारण सा नुस्खा है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए और ये पक्का कर लीजिए कि आपको कैंसर नहीं है। अगर आपका कैंसर प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोज हो जाता है, अगर पहली स्टेज में कैंसर को अपन पकड़ लेते हैं तो उसके जड़ से ख़त्म करने की बहुत हाई चांसेस हैं, 70%, 80%, 90% चांस है। कैंसर आपने बताया कि अलग अलग अंगों में अलग अलग, कौन सा कैंसर ऐसा है जो आज भी क्योरेबल नहीं है और कौन सा कैंसर ऐसा है जो आसानी से क्योरेबल है? यानी प्रोस्टेट का कैंसर, स्तन का कैंसर और आमाशय का, आंतों का कैंसर, जुबान का, मुंह का कैंसर, फेफड़े का, जबड़ों का कैंसर, इस बहुत आपने बताया 100 तरह के कैंसर है। तो कौन सा कैंसर ऐसा है जो आज भी क्योरेबल नहीं है और कौन सा कैंसर ऐसा है जो आसानी से क्योरेबल है? आमतौर पे लोढ़ा साहब, अगर पहली स्टेज में कोई भी सॉलिड ऑर्गन का कैंसर हो, चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे फेफड़े का कैंसर हो, चाहे स्तन का कैंसर हो, चाहे पेट का कैंसर हो, चाहे प्रोस्टेट का कैंसर हो, अगर पहली दूसरी स्टेज में उसका निदान हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, तो सारे के सारे कैंसर्स क्योरेबल हैं। दूसरी हद ये है कि अगर कोई सा भी कैंसर, चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे लंग का कैंसर हो, चाहे स्तन का कैंसर हो, अगर वो 4th स्टेज में है, यानी कि जहाँ से कैंसर शुरू हुआ है वहाँ से खून के रास्ते से बाकी शरीर में फैल गया है, तब उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तब हमारा लक्ष्य जो है पेशेंट के ट्रीटमेंट का, बीमारी को कंट्रोल करना होता है, क्योर करना नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, ये जो कैंसरस सेल है ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कोई रीजन इसका बता सकेंगे आप? देखिए, जैसे अपने देश में आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो देश के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, तो कैंसर का जो कण होता है, जो सेल होता है, वो एक विद्रोही की तरह शुरू होता है शरीर में, और जो शरीर के नियम होते हैं डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, वो नियम फॉलो नहीं करता, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। करेक्ट, तेजी से मल्टीप्लाई करता है, आसपास इन्वेड करता है, खून की नसों में अपने कण भेजता है, जिससे सारे शरीर में फैल जाती है बीमारी। अब ये किस कारण से होता है, काफ़ी टाइम 90% टाइम्स या 80% टाइम्स तो हमको इसका कारण पता नहीं लगता। बाकी कुछ टाइम हमको कारण पता भी है, जैसे धूम्रपान से, जर्दा खाने से 100% कैंसर होता है। कुछ रेडिएशन है, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्री में एक बेंजीन करके केमिकल है, ये बिल्कुल पक्की तरह से आपको मालूम है कि बेंजीन से ब्लड कैंसर होता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है। एक पहले अपने छतें बनती थी एक सफ़ेद एस्बेस्टॉस से, जी, ये हमको पक्की तरह मालूम है कि एस्बेस्टॉस से एक फेफड़े का कैंसर होता है जिसको मेसोथेलियोमा बोलते हैं, वो होता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये लीवर का कैंसर बनाते हैं, ये हमको पक्की तौर पे पता है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV जिसको बोलते हैं, उससे लेडीज़ में बच्चेदानी के मुख का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं, वो होता है। एक और वायरस होता है जिसको हम लोग एप्स्टीन बार वायरस बोलते हैं, उससे लिम्फोमास, गिल्टियों के कैंसर होते हैं। तो कुछ कैंसर्स का कारण करीब 10 से 20% का कारण तो हमको पता है, और 70 to 80% में हम लोग ये कारण पेशेंट में नहीं बता पाते। ये किसी जीन्स के विकिरण से होता है। ये माना जाता है आमतौर पे कि अपने शरीर में 2 प्रकार के जीन्स होते हैं, एक कैंसर बनाने वाले जीन्स और एक कैंसर रोकने वाले जीन्स। तो जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं, कैंसर बनाने वाले जीन्स अगर प्रबल हो जाते हैं और कैंसर दबाने वाले जीन्स वो अगर दब जाते हैं किसी भी कारण से, तब कैंसर होने की संभावना होती है।
डॉक्टर साहब, ये कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी एक शब्द बार बार आता है और रेडिएशन एक शब्द आता है बार बार। ये दो तरह की पद्धतियां हैं, ऐसा आमतौर पे जानते हैं कि कीमोथेरेपी चल रही है और रेडिएशन चल रहा है। तो कौन सी स्टेज है जब कीमोथेरेपी चलती है, किन किन कैंसर्स में कीमोथेरेपी चलती है और किस में रेडिएशन से आप काम करते हैं? कैंसर के एक बार निदान के बाद, निदान के लिए एक अलग पूरी पैथोलॉजी हमारा विभाग होता है जिसमें अपन टिश्यू भेजते हैं या एक नीडल से टेस्ट करके गांठ में से सेल्स निकालते हैं। एक बार कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है, निदान हो जाता है, फिर हम लोग सबसे पहले बीमारी की स्टेजिंग करते हैं कि पहली स्टेज की बीमारी है, दूसरी स्टेज की है, तीसरी स्टेज की है या चौथी स्टेज की है। अगर पहली या दूसरी स्टेज की बीमारी निकलती है तो लोकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो होता है। लोकल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट दो होते हैं, या तो ऑपरेशन, सर्जरी या रेडिएशन। अगर शरीर के ऐसे हिस्से में कैंसर है जो ऑपरेट करके आराम से निकाला जा सकता है तो फर्स्ट चॉइस जो हमारी ट्रीटमेंट की होती है फर्स्ट स्टेज कैंसर में वो सर्जरी होती है। अगर ऐसे अंग में कैंसर है जैसे गले के पीछे, आप गला तो काट नहीं सकते पेशेंट का, सपोज पीछे टॉन्सिल्स का या फेरिंग्स का, गले के पीछे का कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट पे हम लोग रेडिएशन देते हैं। और अगर बीमारी बड़ी हुई हो, तीसरी स्टेज की या चौथी स्टेज की, तब तीनों पद्धतियां भी हम लोग कई दफ़े इस्तेमाल करते हैं। पहले सर्जरी करते हैं, फिर कीमोथेरेपी देते हैं और फिर रेडियोथेरेपी देते हैं। तो अलग अलग कैंसर की नेचुरल हिस्ट्री के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से ये तीन बड़ी पद्धतियां जो हैं इनको इंटीग्रेट करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और सर्जरी, रेडिएशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी या कीमोथेरेपी, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मोडालिटीज़ हैं, कॉम्पिटिटिव मोडालिटीज़ नहीं है। जी जी। और आजकल हम लोग ये मानते हैं कि हर कैंसर का पेशेंट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के ज़रिए एवेल्युएट होए, उसको सर्जन भी देखे, उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी देखे और उसको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी देखे, और फिर उस पेशेंट का पूरा प्लानिंग किया जाए कि पहले हम सर्जरी करेंगे और ये तीसरी स्टेज की बीमारी है, इसकी सर्जरी के बाद लोकल साइट पे कुछ कण छूटने का भी चांस है, तो एक दूसरा लोकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो है रेडिएशन थेरेपी वो भी देंगे। और इस बीमारी में ये भी शक है कि शायद खून में पहुंच करके ये आगे जा कर के मेटास्टेसिस बना दे, आगे जाके फैल जाए, तो इसको लोकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट के बाद कीमोथेरेपी भी देंगे। सो फिर सब लोग मिलकर ये तय करते हैं कि ओके, ये बीमारी, ये कैंसर है, ये स्टेज है और इसमें एक पद्धति या दो पद्धति या तीनों पद्धतियों का इस्तेमाल होगा। जी, आपने ब्रेक से पहले बताया था कि अब 3-3, 4-4 डॉक्टर अलग अलग डिसिप्लिन की बैठ के बात करते हैं और एक इलाज करना है, दो करने, तीनों करने हैं। तीनों तरह के इलाज कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, समानांतर नहीं है, और मरीज की जरूरत के हिसाब से उसको तय किया जाता है और स्टेज के हिसाब से, कैंसर की स्टेज के हिसाब से। डॉक्टर साहब, एक तो मैं जानना चाहता हूं कि मेल और फीमेल में क्या इस बात की आशंका कैंसर होने की कम और ज़्यादा का परसेंटेज है कुछ? अपने देश में जो हमारे पास आंकड़े हैं इंडियन नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के हिसाब से, कैंसर का इंसिडेंस फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा है मेल्स के बनस्पत। और फीमेल्स में आप शायद ये जान के आश्चर्य करेंगे कि अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं और मेल्स में अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। अगर मैं दो सबसे कॉमन कैंसर्स फीमेल्स में आपको बताऊं तो अपने देश में सबसे प्रचलित कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है, यानी बच्चेदानी के जो आगे वाला हिस्सा होता है, मुंह जिसको बोलते हैं, उसका कैंसर। दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर महिलाओं में स्तन का कैंसर है। पुरुषों में अगर अपन लें तो सबसे प्रचलित कैंसर जो है वो मुंह का, गले का, खाने की नलकी का कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर्स, माउथ एंड थ्रोट कैंसर्स। और ये सबसे प्रचलित क्यों है? बिकॉज अपने देश में अभी भी जर्दा खाने की, जर्दा मुंह में रखने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित। सिगरेट पीने से भी। और दूसरा प्रचलित कैंसर जो है, कॉमनेस्ट कैंसर अपने देश में, वो है लंग कैंसर। और लंग कैंसर ये माना जाता है कि 60 to 70% जो लंग कैंसर्स हैं वो स्मोकिंग की वजह से हैं, जैसे लोढ़ा साहब ने बोला। तो अगर अपन अपने देश से जर्दा खाने का प्रचलन और बीड़ी सिगरेट पीने का प्रचलन हटा सकते हैं तो करीब 40 से 50% कैंसर अपन अपने देश में कम कर सकते हैं। शराब का कोई योगदान कैंसर होने में? कुछ साल पहले तक तो लोढ़ा साहब ये माना जाता था कि अल्कोहल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है मैलिग्नेंसी में, बट पिछले 5 या 10 साल में
ये माना जा रहा है कि अल्कोहल का भी कंट्रीब्यूशन है, और करीब 6 से 10% कैंसर्स जो हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं। कॉमनली फूड पाइप के कैंसर्स, स्टमक के कैंसर्स, पैनक्रियास के कैंसर्स, लिवर के भी अल्कोहल से, एंड लिवर के कैंसर्स अल्कोहल से रिलेटेड हैं, बट वो मतलब प्रोलॉन्ग्ड हैवी इनटेक से ज़्यादा हैं, और अगर लो इनटेक है तो फिर वो इतना हार्मफुल नहीं मानते उसको। डॉक्टर साहब, पुरुष में जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो काफ़ी पाया जाता है, तो उसकी क्या रीजन और क्या इलाज, कैसे इसको नापा जाता है? कोई ब्लड टेस्ट से शायद पता लग जाता है? प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अपने देश में थोड़े टाइम पहले तक ज़्यादा प्रचलित नहीं था, बट अब जो है वो जैसे अपनी एवरेज एज बढ़ रही है, अपने देश के जो पुरुष हैं वो पहले 55 साल तक जिंदा रहते थे, अब 75-80 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, तो ये बेसिकली ओल्ड एज का कैंसर है। और ये माना जाता है कि अगर कोई पुरुष 95 ईयर्स तक जिंदा रहे तो देर 25% चांस है कि 30% चांस है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर होएगा। और इसका भी जैसे बाकी सॉलिड ऑर्गन्स के कैंसर्स होते हैं, इसका अप्रोच वैसा ही होता है। अर्ली स्टेज में या तो सर्जरी करते हैं या रेडिएशन करते हैं, और लेट स्टेज में उसको दवाओं से या हार्मोन से रोका जाता है। इसको डायग्नोसिस के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी है जिसको हम लोग PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक खून की जांच होती है, और ये माना जाता है कि 60 ईयर्स के बाद अगर ये नियमित रूप से कराई जाए और ये अगर हाई पाई जाए तो उन पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर को प्रारंभिक स्टेज में डिटेक्ट करने में, उसको पकड़ने में, उसको निदान करने में आसानी रहती है। दूसरा, जांच के 2 तरीके बता रहे थे। हाँ, दूसरा तरीका जो है वो सोनोग्राफी होती है, जो प्रोस्टेट की सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, और उसमें प्रोस्टेट का साइज़ देखा जाता है, और प्रोस्टेट में कोई गांठ है वो सोनोग्राफी में आराम से पता लग जाती है। फिर उस गांठ की बायोप्सी की जाती है और ये तय किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट कैंसर का पता कैसे लगे आदमी को, मेरे को ऐसी कोई बीमारी हो रही है? देखिए, जैसे मेल्स की मतलब आदमियों की एज बढ़ती है तो ये जो प्रोस्टेट की ग्रंथि है ये धीरे धीरे अपने आप बड़ी होती रहती है, और पेशाब में रुकावट, बार बार रात को पेशाब जाना, पूरा पेशाब एक साथ नहीं होना, पेशाब की धार जो है वो कमज़ोर होना, ये एक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, मतलब कैंसर नहीं है प्रोस्टेट में, ब्लड प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है। तो इसको कैंसर से डिफरेंशिएट करना हमारे लिए हमेशा मुश्किल होता है, और इसमें हम 2 पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक खून की जांच जैसे मैंने बताई, और दूसरा सोनोग्राफी। अगर प्रोस्टेट की सोनोग्राफी में कुछ गांठ दिखेगी तो फिर उसकी बायोप्सी करनी ज़रूरी होती है, जिससे कैंसर का डायग्नोसिस होता है। डॉक्टर साहब, कोई जेनेटिक रीजन है क्या कैंसर होने के? ज़्यादातर कैंसर में तो जेनेटिक रीज़न नहीं पाए जाते, बट 10 से 15% कैंसर जो हैं वो जेनेटिक या फेमिलियल या हेरिडिटरी कैंसर्स भी माने जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्तन के कैंसर्स होते हैं, और आंतों के कैंसर्स होते हैं, कोलन कैंसर्स, और स्किन के कैंसर्स होते हैं, और ओवरी के कैंसर्स होते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ मीडिया में कुछ सालों पहले पढ़ा होगा कि एक हॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं एंजेलिना जॉली, उन्होंने अपने दोनों स्तनों का ऑपरेशन करा लिया क्योंकि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की थी। और उनके जब टेस्ट किए गए, उनके खुद के, एंजेलिना जॉली के खुद के BRCA1 और BRCA2 2 प्रकार की जीन्स होती हैं जो फेमिलियल कैंसर बनाती हैं, वो दोनों जीन्स पॉजिटिव पाई गई। तो उनको स्तन का कैंसर होने का और ओवरी का कैंसर होने का आम जनता से 50% ज़्यादा चांस हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये उन्होंने ड्रास्टिक स्टेप लिया कि उन्होंने दोनों स्तनों का ऑपरेशन करा के रिकंस्ट्रक्शन करा लिया। तो 10 से 15% अगर मैं आपके सवाल पे वापस आऊँ, कैंसर्स जो होते हैं वो फेमिलियल कैंसर होते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये दिमाग में जो कैंसर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में अलग होता है, और भी कहाँ दिमाग में होता है कैंसर? हाँ जी। सो ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें कुछ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और कुछ बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। और मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स और बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स दोनों रिस्की होते हैं, दोनों खतरे वाले होते हैं, क्योंकि अपना जो सिर है उसमें जो स्पेस है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है और उसमें एक्सपेंशन की जगह नहीं होती है। बाहर स्कल होती है अपना,
ये जो हड्डी वाला स्ट्रक्चर होता है, हाँ। तो उसमें एक्सपेंशन का स्कोप नहीं होता। तो चाहे बिनाइन ट्यूमर हो चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, दोनों जो है वो ब्रेन में प्रॉब्लम कर सकते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स में और एक खास बात होती है कि वो कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे शरीर के दूसरे अंगों में भी असर आए। जैसे पिट्यूटरी का एक ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है, तो वो ऐसा पदार्थ, ऐसा हार्मोन छोड़ता है कि पेशेंट की लंबाई जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। 7 फुट, 7.5 फुट, 8 फुट का आदमी हो जाता है। मोटे मोटे हाथ पैर, मोटी नाक, इतना बड़ा जबड़ा, तो हम लोग उसको एक्रोमेगाली बोलते हैं। और हम लोग दूर से उस पेशेंट को देख को पहचान जाते हैं कि इस पेशेंट के पिट्यूटरी ट्यूमर है जो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट कर रहा है। इसी तरह और भी पिट्यूटरी जो है उसको बैंड मास्टर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और कई दफे बिल्कुल छोटा ट्यूमर होता है जिसको हम लोग माइक्रो एडिनोमा बोलते हैं। वो साइज की वजह से प्रॉब्लम नहीं करता है, बट ये हार्मोन सिक्रेशन की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में कई सारे ट्यूमर्स होते हैं, कुछ बिनाइन, कुछ मैलिग्नेंट, और सबका जो है निदान अलग तरीके से होता है और सबका उपचार भी अलग तरीके से होता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल समझ लें आज का, कि जब कैंसर के लिए टिश्यू लिया जाता है जांच के लिए, तो ये धारणा हो जाती है कि साहब आपने गांठ को छेड़ दिया, अब तेजी से बढ़ेगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि जब आपने ऑपरेट करके कैंसर की गांठ निकाल दी, तो भी कई बार ऐसा किस्सा सुनने में आता है बोलचाल की भाषा में कि साहब कुछ हिस्सा रह गया था और वो वापस ब्लास्ट हो गया, बचा रह गया, और बचा हुआ वापस कैंसरस सेल बहुत तेजी से बढ़ गई और वापस उसने वो पहले जैसे रौद्र रूप धारण कर लिया। तो 2 सवाल हैं ये। इसमें जब हम लोग कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं तो हमको कैंसर के कण, सेल्स, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना बिल्कुल मैंडेटरी होता है। मतलब 1-2 कैंसर ही हैं पूरे शरीर में, 100 कैंसर्स को आप मिला करके कि जिसमें आप बिना कैंसर के कण देखे और ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो हमको ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए और कौन सा कैंसर है ये कायम करने के लिए टिश्यू जो है वो एकदम ज़रूरी होता है। और इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक फाइन नीडल, जिसको उस प्रोसीजर को हम लोग FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक बारीक नीडल, मतलब 22 गेज की नीडल हम सोनोग्राफी गाइडेंस में या CT गाइडेंस में उस ट्यूमर के अंदर डालते हैं और सक्शन से कुछ कण उस बीमारी के निकाल के एक कांच के टुकड़े पे डाल के, और हम अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके हमारा पैथोलॉजिस्ट हमको ये बता देता है कि ओके कैंसर है और कौन से प्रकार का कैंसर है। फिर हम लोग उसकी स्टेजिंग करते हैं जैसे अपन ने पहले बात करी, और फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर हम लोग बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करेंगे, एक कैंसर के कण हमको दिखेंगे नहीं, तब तक हम लोग ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, लीगली शुरू नहीं कर सकते। तो अगर 1000 में एक पेशेंट को ये रिस्क भी है कि बीमारी फैलेगी, बट 999 पेशेंट में रिस्क नहीं है, और ये आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, इसेंशियल है। और थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में पूरी दुनिया में रोज़ ये टेस्ट होते हैं और बिल्कुल सेफ टेस्ट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आगे बढ़ने के लिए एकदम इसेंशियल होते हैं, तो ये करना ही करना पड़ता है। ये मेडिकली भी जरूरी है, लीगली भी जरूरी है। जी, एब्सोल्युटली। दूसरा डॉक्टर साहब, वो पीछे थोड़ी सी गांठ रह जाती है, थोड़े से टिश्यूज रह जाते हैं, आपने ऑपरेशन कर दिया, निकाल दी, फिर वो तेजी से, क्योंकि छिड़ गई एक बार, तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। देखिए, जब हमारा सर्जन ऑपरेशन करके निकलता है और वो जो उसने निकाला है ऑपरेशन करके, वो पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं, तो उस रिपोर्ट पे हम लोगों को जो पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आती है पूरी गांठ को परीक्षण करके, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये पाया जाता है उस रिपोर्ट में कि जो कैंसर है वो जहाँ से बीमारी काटी गई है बिल्कुल उसके एज तक है, तब हमको ये शक होता है कि ये बीमारी वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कण इस बीमारी के वहाँ पे छूट गए हैं। और इस सिचुएशन में हम लोग उस पेशेंट को ऑपरेशन के बाद रेडिएशन भी देते हैं, सेक भी देते हैं, क्योंकि जो बीमारी वहाँ पे लोकली छूट गई हो तो वो भी खत्म हो जाए, रेडिएशन से खत्म करते हैं। तो ऑपरेशन के बाद दूसरी पद्धति से, दूसरी पद्धति, और फिर ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कीमोथेरेपी भी देते हैं कि ये ज़्यादा कहीं खून से आगे चली गई हो तो वहाँ भी
उसका जहाँ पे भी ब्लड में वो माइक्रोस्कोपिक डिजीज, वो बीमारी के कण सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपने नस में एक इंजेक्शन लगाया तो वो इंजेक्शन पूरे शरीर में फैलेगा और जहाँ पे भी ये कैंसर के कण हैं उनको ख़त्म करेगा। कुछ हद तक तो हमको सफलता मिलती है, कई दफ़े ये बीमारी वापस भी आ जाती है तो हमारे फेलियर्स भी होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा वृहद विषय है और इसमें एक कैंसर तो हमने बातचीत में बिल्कुल छोड़ दिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। आज जानबूझ के मैंने उसका जिक्र नहीं किया। हम चाहते हैं कि एक बार आप फिर हमारे दफ्तर पधारें, इस स्टूडियो में बैठ करके कैंसर के बाकी और सवालों पर और ब्लड कैंसर पर खास तौर पे हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो डिफरेंट कैंसर है जी। वो कैंसर ऐसा कैंसर नहीं है जैसा मैं समझता हूँ जैसे कैंसर ये है जी। उसमें रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का जो इक्विलिब्रियम होता है, जो समीकरण होता है, वो बिगड़ता है। और क्यों होता है ऐसा, और बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं और लोगों के जहन में भी होंगे। लेकिन आज हमने कैंसर पर जो बातचीत की है, उस बातचीत से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई है। कुछ सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं। डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा, श्रीराम कैंसर सेंटर, महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर हैं कैंसर सेंटर के, आज हमारे बीच मौजूद थे। स्टूडियो में आकर उन्होंने कैंसर के बारे में बहुत सारी बातें बताई, कैंसर के इलाज के बारे में बताई, तीनों पद्धतियों के बारे में बताया। तीनों एक साथ भी होती हैं, अलग अलग भी होती हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और कैसे एक दूसरे की पूरक साबित होती हैं, और कैसे सिर्फ 1, 2 या 3 पद्धति काम में लिया फैसला होता है, और कौन कौन से कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट का, ब्रेन का, इन सब की खुलासा करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब एक बार फिर अगले एपिसोड में पधारें और हमसे उन सवालों के जवाब हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से जो बाकी तरह के कैंसर के बारे में हमारे जहन में हैं, और आज भी जो बातें कुछ छूट गई हैं उनको और आगे, खास तौर पर कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में, कि जो कैंसर पर विजय पा लेते हैं वो कौन लोग होते हैं, विजय पाने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, और क्या दोबारा उनको कैंसर होने का खतरा होता है। इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे अगले शनिवार, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।